नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। ऋषि सुनक के बारे में मैंने पहले भी कई बार चर्चा की है आपके साथ। ऋषि सुनक की पूरी इतिहास, पूरी हिस्ट्री भी बताई है, कैसे वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। लेकिन ऋषि सुनक के बारे में दो गलतियां। पहली गलती तो सुएला ब्रेवरमैन के विषय में मैंने उस दिन भी कहा था कि लोगों का कहना है कि सुएला ब्रेवरमैन को वहाँ उन्होंने फिर से गृह मंत्रालय देकर बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि सुएला ब्रेवरमैन की वजह से ही वहाँ सरकार गिरी, मतलब ट्रस्ट की सरकार गिरी। तो उन्होंने उनको बनाया। तो मैंने उस समय भी कहा था कि अयोग्य पुरुषा नास्ति, कोई भी पुरुष, कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं होता है, केवल उसका योजनाकार अच्छा होना चाहिए। योजनाकार दुर्लभ होता है। ये भारतीय संस्कृति है, भारत के लोगों की संस्कृति है। लेकिन जो दूसरा विषय है, मैं उस पर चर्चा करूंगा कि सुएला ब्रेवरमैन के विषय में अभी क्या शुरू हो गया है। लेकिन जो दूसरा विषय है वो विषय ये है कि इन्वायरमेंट समिट में पूरे विश्व की टीमें इकट्ठी हो रही हैं इजिप्ट में। COP27 उसको कहा गया है। COP26 पिछली बार थी, जो कि यूरोप में ही थी। उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भाग भी लिया था और रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर उनकी बड़ी सराहना भी हुई थी। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ बोरिस जॉनसन की। तो उन्होंने उसमें भाग लेकर रिन्यूएबल एनर्जी, जो भारत का मिशन है, उस पर अपना विषय रखा था। हम सब जान ही रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री इस विषय पर कितने संजीदा हैं। भारत पूरे विश्व में इस समय इन्वायरमेंट के मामले में सबसे अग्रणी भूमिका में है। हम अब पेड़ों को लगाने को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न है भारत में। हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न है भारत। हम सस्टेनेबल एनर्जी को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न है भारत में। भारत का डेवलपमेंट, कोयले का काम धीरे धीरे कम होना और इन्वायरमेंट को साफ़ करना। हालांकि इन्वायरमेंट वो साफ़ नहीं हो पा रहा है। वो आप दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्रियों का ये जो 24 आवर्स ड्रामा चल रहा है वो आप देख भी रहे होंगे। और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को लिख दिया कि केंद्र सरकार उसको रोके। मतलब जब तुम्हारे बस का नहीं है तो क्यों मुख्यमंत्री बनने चल दिए थे। ये सब राज्य सरकारों की जिम्मेदारी बनती है। हालांकि केंद्र सरकार अपने हिसाब से काम करती ही है, लेकिन जो चीज़ आपके खुद के बस में नहीं है उस विषय में आपको मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए था, आपको सरकारें नहीं बनानी चाहिए। लेकिन आपका तो एक सीधा सीधा फार्मूला है, पंजाब में पैसे की ज़रूरत है तो 50,000 करोड़ मांग लिए, केंद्र सरकार दे। अब केंद्र सरकार दे तो उनसे किसी ने, पत्रकार ने पूछ लिया कि भाई आपने यही केंद्र सरकार से ही मांगना था, तो फिर आपने सरकार क्यों बनाई? आपको पहले से पंजाब की स्थितियाँ नहीं मालूम थी क्या? तो उनका कहना था कि वो पंजाब के मुख्यमंत्री कहाँ से ला कर देंगे, ये आपका विषय नहीं है। आपका विषय तो सिर्फ इतना है कि आपको जो वचन दिए गए हैं वो पूरे होंगे। जो फ्री फ्रा ये वो सब किया गया वो पूरा होगा। अब वो प्रधानमंत्री जी से लड़ेंगे, केंद्र सरकार से लड़ेंगे और क्या करेंगे, और केंद्र का पैसा भी तो मेरा ही पैसा है, और ये सब ड्रामा। सिक्योरिटी केंद्र भूल जाए, एक्सटर्नल अफेयर्स केंद्र भूल जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पूरे देश का केंद्र भूल जाए, इंटरनल सिक्योरिटी केंद्र भूल जाए, और दिल्ली के मुख्यमंत्री के जो ख्वाब हैं उनको पूरा करने के लिए केंद्र अपना खजाना इनको लुटा दे। और इनके पास कुछ नहीं है, ये बिल्कुल ढक्कन पहले से हैं और ये ढक्कन ही रहेंगे। ये ऐसा उनका विचार है। तो वो भीख मांग मांग कर और दान करेंगे। खैर, इन्वायरमेंट भारत में भी कुछ अच्छा नहीं। लेकिन भारत की सरकार रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न है और रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर भारत में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट इस समय चल रहे हैं। अंदाज़ा ये है कि अगले 5 से 7 वर्ष में भारत एनर्जी इमिशन के मामले में या पोल्यूशन इमिशन के मामले में बहुत कुछ अपने आप को कंट्रोल कर लेगा। तो इस बात को लेकर फ्रांस के साथ भारत के मुख्य प्रधानमंत्री जी ने जो रिन्यूएबल एनर्जी की, विंड एनर्जी या जो दूसरी एनर्जियां हैं, सोलर एनर्जी है, उसको लेकर काम करना शुरू कर दिया है। हालांकि उन्होंने उसके साथ साथ यूएनओ में, जो यूएनओ का हेडक्वार्टर है, उसमें भी रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर पैनल, सोलर सिस्टम पूरा भारत ने ही लगाया है। ये बात ये जगजाहिर है और सेक्रेटरी जनरल ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा भी भारत को लेकर की है। ऋषि सुनक की बात जहां तक आती है तो ऋषि सुनक ब्रिटेन की गद्दी पर बड़ी मुश्किलों में बैठे हैं। $300 मिलियन जो ब्रिटेन की तरफ से एनर्जी, मतलब COP में जाता है, एनर्जी कंट्रोल करने में, इमिशन कंट्रोल करने के लिए जाता है, उस पैसे को देने की स्थिति अभी ब्रिटेन की नहीं है।
समस्या कहाँ है? समस्या ये आती है कि ब्रिटेन इस समय विश्व के वो आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है जैसा श्रीलंका जूझता था। ब्रिटेन की एक और खास बात है कि वो झुकना नहीं चाहते किसी के सामने। ब्रिटेन ब्रेग्जिट भी कर चुका है, वो अपने आप को शहंशाह मानकर चलते हैं, या मैं कहूं कि उन्होंने अपना निर्णय लिया, वो यूरोपियन यूनियन के साथ नहीं कॉर्पोरेट करना चाहते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में ब्रिटेन के तीन प्रधानमंत्री बदल लिए, और ब्रिटेन, जैसा मैंने कहा कि ब्रिटेन का जो पौंड है वो 90-92 रुपए का है इस समय। आप सोचिए कि कहीं वो 105-107 रुपए का हुआ करता था, वो 92 रुपए का हो आकर रह गया। अच्छा, दूसरा, इन कंपैरिजन उनका स्टर्लिंग पौंड स्ट्रांग हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन समस्या ये है कि आप अगर दिल्ली में रहते हैं, आपकी प्रॉपर्टी की कीमत 25 करोड़ रुपए है, और आप वही किसी गांव में, झारखंड के, उड़ीसा के किसी गांव में रहते हैं, वहां पर हो सकता है उससे बड़ा घर आपको 25 लाख रुपए में मिल जाए। लेकिन वो जो 25 करोड़ का मकान है, वो 25 करोड़ के मकान की तो वैल्यू उतनी है कि आपके रहने का काम आता है। यानी कि वो 25 करोड़ केवल फिगर है। हकीकत यह है कि मकान गांव में भी है जिसका 25 लाख कीमत है, और मकान 25 करोड़ का वो भी है। तो ऐसा तो नहीं है कि उसका मकान 25 करोड़ का है तो वो बेचकर कहेगा भाई हम तो बहुत रईस आदमी है, बेचकर कहीं खर्च करेगा। बिल्कुल हाल वैसा ही ब्रिटेन का भी है। ब्रिटेन की करेंसी स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है। ब्रिटेन का जो व्यापार है वो स्ट्रांग था, उसके एसेट्स महंगे हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसके पास वर्किंग कैपिटल बहुत है, क्योंकि गरीबी और अमीरी या जो समस्याएं शुरू होती हैं, जो इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू होती है, वो होती है कि क्या आपके पास वर्किंग कैपिटल है। सरकार के पास, सरकार चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल है, उसकी कीमत बहुत होगी लेकिन वर्किंग कैपिटल नहीं है। जैसे सपोज मेरे पास अगर 100 करोड़ रुपए का घर, बंगला, खेती है, तो मैं आदमी तो 100 करोड़ का हूं, ये कहा जा सकता है। लेकिन हकीकत यह है कि अगर आपके पास 10 लाख रुपए नहीं हैं जो वर्किंग कैपिटल हो, तो फिर आप इकोनॉमिक क्राइसिस में होंगे, भले ही प्रॉपर्टी की कीमत आपकी 100 करोड़ रुपए क्यों ना हो। वही बात ब्रिटेन के साथ भी है कि उसकी जो एसेट है वो तो बहुत महंगी है, वो तो वर्ल्ड में कंपेयर करने पर वो बहुत ऊपर है, लेकिन हकीकत यह है कि वर्किंग कैपिटल की समस्या उनके पास चल रही है। अब ऐसी परिस्थिति में COP27 ज्वाइन करने से पहले जो $300 मिलियन का पेमेंट करना था ब्रिटेन को, उसने नहीं किया। समस्या उसके सामने है, और मुझे लगता है यही मुख्य कारण रहा होगा, क्योंकि ऋषि सुनक वहां के फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं। ऋषि सुनक एक इकोनॉमिस्ट हैं, तो और लीजा ट्रस की सरकार इसलिए गिर पड़ी, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है वहां पर। तो लीजा ट्रस चूंकि इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से गिर गई हैं, स्थिति बहुत खराब ब्रिटेन की है, ब्रेग्जिट कर चुका है। भारत उसको आस की तरह लग रहा था कि भारत के साथ किसी तरह समझौता हो जाए और उनका जो बनाया हुआ माल है वो भारत में कुछ मार्केट हो जाए, तो उनके पास भारत से जो फॉरेन करेंसी है वो आ जाए। भारत ने अपनी शर्तें रखी, और भारत की शर्तें ये हैं कि हमारे यहाँ नौकर बनना बहुत चाहते हैं, नौकर बनने के हमारे यहाँ एक्सपर्ट हैं। नौकर बनने का मतलब हो गया कि वो ब्रिटेन में नौकरी करने जाएंगे, अमेरिका में नौकरी करने जाएंगे। तो हमारे यहाँ के जो पढ़े लिखे, स्किल्ड, बहुत एजुकेटेड नौकर हैं, उनको वीजा दे दीजिए साहब, उनको वीजा दे दीजिए का मतलब है उनको वहां आने की फैसिलिटी दे दीजिए। भारत सरकार का भी उसमें लाभ ये होता है कि हमको फॉरेन करेंसी मिलती है। तो हमने कहा वो बिना वीजे के भी वहां जाने की अनुमति उनको दे दी जाए, और परमिट सिस्टम पर कर दिया जाए, और वहां पर जाकर वीजे की व्यवस्था कर दिया, जो भी किया। तो एक वीजा फ्री या बाउंड्री फ्री हमारा इकोनॉमिक रिलेशन उनके साथ बन जाए, ऐसा प्रयास भारत सरकार ने अपनी तरफ से किया। अब इसमें सोहेला ब्रेवरमैन कूद पड़ी थी। सोहेला ब्रेवरमैन ने लीजा ट्रस की सरकार के दौरान यह कहा था कि भारत के साथ जो समझौता होने जा रहा है वो समझौता ठीक नहीं है, और वो समझौते से भारत के लोग यहां पर आ जाएंगे, और भारत के ऑलरेडी यहां पर बहुत सारे, शायद उन्होंने 4000 5000 की कुछ संख्या बताई थी या 40,000, मुझे याद नहीं है, कुछ संख्या बताई थी। इतने लोग, इनका वीजा कैंसिल, खत्म हो चुका है, फिर भी भारत के लोग यहां पर हैं, ये जा नहीं रहे हैं। तो भारत को अगर आपने वीजा फ्री कर दिया तो भारत में आबादी बहुत है, वो ब्रिटेन की समस्या खड़ी कर देंगे। वो सब इश्यूज उन्हें उठाए थे और ब्रिटेन में उठाए थे। इसके बाद ही लीजा ट्रस की सरकार गिर गई थी, और यही कारण है, ये बताया जा रहा था कि सोहेला ब्रेवरमैन को, चूंकि भारत के साथ ही एक तिनका दिखाई दे रहा है कि डूबने वाले को तिनके का सहारा, और उसको लगता है कि भारत से हम जीवित रह सकते हैं, तो भारत के साथ ये समझौता होना अनिवार्य है।
इसमें सोहेला ब्रेवरमैन बाधा पैदा करेंगी। सोहेला ब्रेवरमैन को फिर से होम सेक्रेटरी बना दिया का मतलब है वो फिर बाधा पैदा करेंगे, और उन्होंने बाधा पैदा कर दी। उन्होंने फिर स्टेटमेंट कल इस प्रकार के दे दिए कि भाई मैं तो पक्ष में नहीं हूं, लेकिन आवश्यकता है, ये है, वो है। ऋषि सुनक जी की बड़ी तारीफ की, लेकिन मैं भारत से फ्री वीजा के पक्ष में नहीं हूं, ऐसा उन्होंने कहना शुरू कर दिया। तो ये पहली बात तो यही आ गई कि जो सोहेला ब्रेवरमैन लीजा ट्रस्ट की सरकार गिराने के लिए जिम्मेवार थी, वही ब्रेवरमैन ऋषि सुनक के खिलाफ के प्रति भी पड़ गई। हालांकि ऋषि सुनक चूंकि भारतीय मूल के हैं, इसलिए वो इतने कमजोर हृदय के नहीं होंगे कि लीजा की ब्रेवरमैन की भाषा पर, ब्रेवरमैन के स्टेटमेंट पर वो कहीं झुक जाएंगे और लीजा ट्रस्ट की तरह वो इस्तीफा दे बैठेंगे। लेकिन समस्या तो खड़ी कर दी। अब सवाल यहां पर आता है कि उनको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो फिर उन्होंने अभी स्टेटमेंट ये दिया था आज से पहले कि हम साहब COP 27 में भाग नहीं लेंगे, क्योंकि ब्रिटेन के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस हमको प्रेशराइज करती है कि मैं यहां पर पहले इकोनॉमिक क्राइसिस पूरी करूं। अब देखिए, ये एक पॉलिटिशियन का स्टेटमेंट हो सकता है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि भारत भी ऐसे ही कहता है। वो ऐसा ना हो कि कह दिया जाए कि रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। तो ऐसा ना हो कि ऋषि सुनक के लिए ये कहा जाए कि भैया यहां तो ब्रिटेन परेशान था, इकोनॉमिक क्राइसिस में था, और आप वहां इजिप्ट में मौज मस्ती करने गए थे, इजिप्ट में आप वहां कॉन्फ्रेंस करने गए थे। ये सवाल पैदा हो सकता है। तो हो सकता है ऋषि सुनक के जाने से पहले उन्होंने ये सब कुछ गढ़ा हो और ये सोचकर कि भाई यहां की लोकल जो ऑडियंस है उसको सेटिस्फाई कर दिया जाए, तो उन्होंने मना कर दिया। अब जैसे ही उन्होंने मना किया तो ब्रिटेन से क्रिटिसिज्म की आवाजें बड़ी तेजी से आने लगी। अब कुछ लोगों ने तो यह कहना शुरू कर दिया कि ऋषि सुनक चूंकि एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन नहीं है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोगों से जो दोस्ती उनकी हो सकती है, वहां मित्रता हो सकती है, भारत के प्रधानमंत्री के साथ मित्रता हो सकती है। हो सकता है जा रहे हो न जा रहे हो मुझे पता नहीं, लेकिन विश्व के बड़े लीडर्स COP में शामिल होते हैं। तो विश्व के बड़े लीडर्स के साथ ऋषि सुनक को पहला अवसर मिलेगा कि वो उनके साथ हाथ बढ़ाएं और मित्रता कर सकें और एक वर्ल्ड लीडर की तरह अपने आप को उभार सके। तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया भाई एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए ये इतने बड़े लीडर्स जहां पर इकट्ठे होंगे वहां जाना नहीं चाहते। एक बात हो गई। दूसरी बात लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि भाई ब्रिटेन को आप ग्लोबल लीडर, ग्लोबल प्लेयर है ब्रिटेन, और आप ब्रिटेन को वहां रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, ये कितनी खराब बात है। ऋषि सुनक ने ये सब कुछ जैसे ही चलने लगा और जब चलता रहा, खूब उनकी क्रिटिसाइजेशन हो गई, तो उन्होंने यू टर्न मार लिया। और यू टर्न मारते हुए उन्होंने कहा कि भाई मैं COP 27 में भाग लूंगा, COP 27 में भाग लूंगा और मैं वहां पर जाऊंगा, इजिप्ट में जाऊंगा। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि उन्होंने पहले तो पॉलिटिक्स भी की, दूसरा उन्होंने जो $300 मिलियन ब्रिटेन को पेमेंट करना है उसमें, या उसकी सहायता जानी है, वो सहायता नहीं भेजी। इसलिए चूंकि भारतीय मूल के हैं तो उन मन में आया होगा कि हम किसको शकल दिखाएंगे, हम किसको चेहरा दिखाएंगे जाके, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, मैं किस मुंह से जाऊंगा, किस चेहरे को लेकर जाऊंगा। भारत में आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ किसान भाई कर्जा ले लेते हैं सरकार से, बैंकों से, और नहीं भर पाते, तो बाकी जो बड़ा बिजनेसमैन होता है वो क्या करता है, वो कहता है कि साहब हम बैंकरप्ट हो गए तो हमारा माफ कर दिया जाए। दुनिया का आदमी ये कह सकता है कि सरकारें हमारा माफ कर दें, लेकिन भारत का किसान क्या करता है? भारत का किसान आत्मसम्मान को बचाने के लिए कि मैं कर्जदार हूं, मेरे ऊपर प्रश्न खड़े होंगे, कल को कोई मेरे से वसूली करने आएगा, तो कभी कभी हमारे यहाँ आत्महत्या का भी रास्ता अपनाते हैं, क्योंकि सम्मान ज्यादा बड़ा, बद अच्छा बदनाम बुरा, ऐसा हमारे यहां का फॉर्मूला लोग लेकर चलते हैं। ऋषि सुनक चूंकि आपने इस्कॉन टेम्पल वाला उनका देखा होगा, मंदिरों के बारे में उनका देखा होगा, या भारतीय मूल के लोगों से के बीच में उनको मिलते उल्टे देखा होगा, उनको मंदिरों में जाते हुए देखा होगा, पूजा पाठ की स्थिति में देखा होगा, ये भारतीय संस्कृति को वो अभी जीवित रखे हुए हैं। मतलब उनके परिवार को भारत छोड़े हुए 90 वर्ष हो गए, लेकिन 90 वर्ष से तीसरी चौथी पीढ़ी चल रही होगी, फिर भी उन्होंने भारत की भारतीयता को और उसको जीवित रखा हुआ है, भारत के संस्कारों को जीवित रखा हुआ है। भारत के संस्कारों को जीवित रखने का मतलब यह होता है कि वो व्यक्ति अब किस मुंह से चेहरा दिखाएगा? जब ब्रिटेन डिफॉल्टर हो गया और पेमेंट नहीं किया है उसने, तो कैसे चेहरा दिखाएगा? इसलिए भी संभव है कि उन्होंने एक साथ दोनों गेम खेल लिए होंगे और पॉलिटिक्स भी कर ली, यानी कि नहीं जाना है ऐसा कह के लोगों का हृदय जीत लिया, और जाना है ऐसा कह के अपोजिशन का भी, दूसरे समाज का भी हृदय जीत लिया, और वर्ल्ड पॉलिटिक्स के लिए वो तैयार भी हो गए। ये पहला बड़ा यू टर्न उनका है, और पहली बड़ी गलती लोग कहते थे कि उन्होंने सोहेला ब्रेवरमैन को अपना होम सेक्रेटरी बनाकर किया। ये यू टर्न मुझे लगता है, लेकिन यू टर्न जरूर है, और ये बड़ा यू टर्न है, लेकिन यू टर्न अच्छा है और पॉलिटिक्स अच्छी हो गई। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।